धन्यवाद। आ, आज मेरे ख्याल से आवाज़ सबको क्लियर है। जी, जी, आई जी, एम ऑडिबल। आज जी। बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ में डॉक्टर SKOC दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो हमारे साथ में हैं। डॉक्टर अजय तनीजा आगरा यूनिवर्सिटी से वो भी हमारे साथ में हैं। डॉक्टर RB सिंह एक्स प्रिंसिपल बरेली कॉलेज बरेली के आज मीटिंग में वो हमारे साथ हैं। साथ ही जो इंटरनल्स हैं डॉक्टर आरती सक्सेना, डॉक्टर अतुल तिवारी, डॉक्टर अक्षय शुक्ला और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी से वर्षा जी और सिद्धार्थ मिश्रा जी, ये सब हमारे साथ में हैं। आज की मीटिंग की शुरुआत करते हुए आप लोगों के से एक हमारे साथ में जो डॉक्टर अजय तनीजा जी हैं वो कल उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने हमें बताया था कि जो ये सिलेबस बना है इसकी NEP की कोर कमेटी में भी वो थे और साथ में इस सिलेबस के बनाने में एक्टिवली इन्वॉल्व थे। तो आज मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब से ही कहूँगा, डॉक्टर अजय तनीजा साहब से कहूँगा कि थोड़ा सा इसमें अ, जो सिलेबस बना है उसकी बैकग्राउंड में प्रकाश डालें और फिर हम लोग डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। जो चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे या जो चेंजेस कोई सजेस्ट करेगा तो फिर उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा मैं डॉक्टर अजय तनेजा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसकी शुरुआत करें। तनेजा साहब अभी मुझे लगता है कि अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। डॉक्टर तनेजा जी तने अब डॉक्टर तनेजा है नहीं अब लगता अभी। हाँ, अभी मुझे लगता है वो है नहीं। हाँ, मुझे लगता है कि अभी वो है नहीं। चलिए, नहीं है तो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। हम सिलेबस मेरे ख्याल से सब लोगों ने आप लोगों ने देख ही लिया है, और जैसा हम लोग के इंटरनल से भी और कई एक्सटर्नल से भी बात हो रही थी, तो सिलेबस बनाने में बहुत मेहनत की गई है, बहुत ही अच्छी तरीके से उसे कंपाइल किया गया है। कहीं कहीं पे कुछ ऐसी आ, बात आई है, उसमें अभी डिस्कशन से वो बात निकलेगी कि एक बात जो आ रही थी वो ये कि कंप्यूटर वाला पार्ट एक छोटा सा सेक्शन है जो कंप्यूटर का इसमें ऐड हुआ है या ऐड किया हुआ जो पहले से भी चला रहा है। तो कंप्यूटर के बारे में एक ये था कि ये जो पार्ट है, हालांकि ये बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा पार्ट है उसमें, लेकिन इस पार्ट में ये है कि ये किसी और सब्जेक्ट में नहीं, केमिस्ट्री में ही डाला गया एक तरीके से। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, ये पहले वाले में ही है जो पहला सेक्शन है, उसमें मैं ये सजेस्ट करूँगा कि मैं ये जब सिलेबस देख रहा था तो इसमें देख रहा था कि जो फंडामेंटल्स वाले पार्ट में ऐड किया गया, और उस फंडामेंटल पार्ट्स में न्यूमेरिकल का पार्ट जिसको हम लोग मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, या रिडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं और प्रैक्टिकली हर जगह कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं। वो पार्ट मुझे लगता है जब से मैंने सिलेबस से देखा तो मिसिंग है। तो एक मेरा सजेशन ये है कि अगर उस कंप्यूटर पार्ट को ओमिट करके उसकी जगह वो न्यूमेरिकल पार्ट जिसमें न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन जो मोल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, और न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिडॉक्स रिएक्शन, आप देखते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं। वो पार्ट मुझे लगता है कहीं मिसिंग है उस बेसिक फंडामेंटल से। तो जब पहले साल में जाएगा तो हमें लगता है वो न्यूमेरिकल पार्ट बच्चों को पता होना चाहिए। अब मैं सबसे थोड़ा सबकी व्यूज़ मैं इनवाइट करूंगा। मैं सबसे पहले डॉक्टर RB सिंह साहब से कहूँगा कि वो अपने इसमें व्यूज़ दें और आगे क्या इसमें चाहते हैं, क्या सजेशन, क्या वो अपना उसमें चेंजेस या क्या चाहते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ा सा यही कहना था इस वाले सिलेबस में हाँ कि जी। कंप्यूटर वाला पार्ट सर वैसे भी रोयलखंड वगैरह में तो BSc पार्ट 1 के पेपर में है, जी तो जी। इसका थोड़ा सा एलिमेंट्री नॉलेज तो रखिए, और जो आप ये सजेस्ट कर रहे हैं उसको भी इनकॉर्पोरेट कर दीजिए, क्योंकि चेंजेस 30% तो हम कर ही सकते हैं। हम्म। तो अच्छा, उसको ऐड कर दें, ऐड कर दें। थोड़ा सा, हाँ मतलब थोड़ा सा पार्ट उसको रिटेन कर लीजिए, चलिए क्योंकि कंप्यूटर पार्ट हो गया सर अब तो लाइफ का। हाँ, तो एक्चुअली थोड़ा वो, सा हाँ वो और लोगों से भी जो बात हो रही थी तो वो कंप्यूटर जी को ओमिट करने के पक्ष में नहीं, हम भी पक्ष में नहीं, क्योंकि कंप्यूटर तो मस्ट है। तो हाँ। उसको तो, हाँ उसको तो ओमिट तो नहीं करना चाहिए। बस ये मेरा लग रहा था कि कहीं से अगर थोड़ा वो मैं भी ओमिट करने के पक्ष में नहीं हूँ। और आपका कोई सजेशन हो किसी बाकी सिलेबस के बारे में कहीं पे कोई? सर, मेरा थोड़ा सा एक सजेशन ये था कि जी। चूंकि हर चीज बहुत जल्दी में तो हो ही रही है, आपको हाँ मालूम है, जब हाँ 3 साल का BSc हुआ था तब भी ये हुआ था। हाँ। तो जी जी अगर जी। आप सब लोग उचित समझें
तो इस साल केवल आप फर्स्ट ईयर वाले को ही अप्रूव कर दीजिए, फिर आपको 2 साल 1 साल का टाइम मिल जाएगा काफ़ी सोचने के लिए, कॉलेजेस पर की स्थिति के लिए, एक्सपेरिमेंटल के लिए कि भई कौन-कौन से कराए सकते हैं, क्या अल्टरनेट हम दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहब तीनों साल हाँ, का अप्रूव ना करके अगर आप खाली फर्स्ट ईयर का कर लें तो और अच्छा है। फिर आपको टाइम मिलेगा और कंसल्टेशन करने के लिए, डॉक्टर अगर साहब आप उचित समझे तो। नहीं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव जी, मैं अजय जी तनेजा, नमस्कार। हाँ हाँ नमस्कार डॉक्टर हाँ, साहब डॉक्टर कैसे साहब हैं आ आप? गए। हाँ डॉक्टर डॉक्टर साहब आ साहब गए सर। जी जी नमस्कार राजभूषण जी। हाँ हाँ, नमस्ते सर, कैसे हैं? मैं बढ़िया। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस बढ़िया हूँ डॉक्टर साहब। अभी आपके ज्वाइन करने के पहले मैं बस ये बात कर रहा था कि डॉक्टर तनेजा क्योंकि काफ़ी एक्टिवली एसोसिएटेड थे ये जो सिलेबस डिज़ाइन हुआ है और एनईपी की कोर कमेटी में थे, तो मैं चाहता था कि उनके व्यूज़ इसमें लिए जाएं। मैं डॉक्टर अजय तनेजा से कहूँगा कि थोड़ा ये जो सिलेबस बना है इसकी बैकग्राउंड, इसका जो कंसेप्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा सबको बताएं। सर ऐसा था कि ये शासन से ही एक कोर कमेटी बनाई गई, फिर उसके सब्जेक्ट वाइज मेंबर्स बनाए गए। तो इसमें हमारे आगरा से सेंट जॉन्स कॉलेज के डॉक्टर सूजन वर्गीस, वो इसकी कोर कमेटी में थी। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की कोर कमेटी में एनईपी पे हूँ, इसलिए उनके टच में था। तो उन्होंने 3 मेंबर कमेटी थी, उन्होंने ये बनाया है। ये जैसे कि राजभूषण जी कह रहे थे, ठीक है थोड़ा जल्दी में बनाया गया है, लेकिन इस पे काफ़ी उन्होंने मेहनत की है। हाँ, जी वो तो तो है। हाँ, जी बहुत बढ़िया तो बनाया। हाँ, और इसमें एग्जिट ऑप्शंस क्योंकि हैं, हर कोर्स में आप 1 साल बाद भी छोड़ सकते हैं, 2 साल बाद भी छोड़ सकते हैं और 3 साल कंप्लीट कर सकते हैं। तो और चौथे साल बाय रिसर्च भी डिग्री ले सकते हैं। तो सारे पेपर्स को कवर किया गया है। और अगर आप देखें तो कोई इसमें ऐसी नई चीज नहीं डाली गई है, जो हम अभी तक पढ़ाते आ रहे थे रीशफलिंग है अगर केमिस्ट्री में देखा जाए। जी। तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा इस वक्त चेंज करने की जरूरत है, लेकिन जब कॉलेजेस और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में ये सिलेबस लागू होगा तो प्रैक्टिकल उनके सामने समस्याएं आएंगी। तो इसमें 30% चेंज करने की हम लोग को मतलब उन्होंने दिया अलाउ है। हुआ है, फ्लेक्सिबिलिटी दिया हुआ है जी कि 30% चेंज कर सकते हैं। जी जी तो मेरा अपना व्यू है, जैसे मैं अपनी यूनिवर्सिटी में भी ये करने जा रहा हूँ कि मैं एज सच अभी इसको फॉलो कर रहा हूँ और हम इसको 1 साल चलाएंगे। जी फिर हमें अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो नेक्स्ट ईयर बोर्ड ऑफ स्टडीज करके उसको चेंज करेंगे। अच्छा, अभी आप पूरा एज ए एज होल सच एज सच मान। हाँ डॉक्टर आरबी सिंह साहब से एक बात कहनी थी, जो अभी उन्होंने एक पॉइंट उठाया था कि इस साल का हम लोग एक्सेप्ट कर लें और बाकी का बाद में करें। एक्चुअली जो डायरेक्शन है वो ये है कि हम लोग तीनों साल का अभी मतलब जो सिलेबस है वो एज ए होल, फिर चेंजेस हम लोग आगे, जैसे अभी हाँ, तनीजा साहब ने कहा कि अगर कुछ होगा, क्योंकि अभी पहला साल फिर दूसरा साल फिर तीसरा साल, लेकिन जो डायरेक्शन है कि अभी हम लोगों को सिलेबस को तीनों साल का एज ए होल ही एक्सेप्ट करना होगा। नहीं तो चेंजेस फिर ठीक है अगर सर। हाँ, तो चेंजेस जैसे अभी डॉक्टर तनीजा ने बताया कि चेंजेस अगर हम लोग कुछ करने होंगे, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो अगर कोई प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आती चलाने में, तो हम लोग आगे जब नेक्स्ट बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की मीटिंग होगी अगले साल या उसके साल, तो फिर उसमें कुछ चेंजेस कर लेंगे, ठीक है सर, कोई दिक्कत है नहीं ना? है। ठीक। जी, फिर ठीक है। हाँ, मैं मैं डॉक्टर अवस्थी जी से कहूँगा कि वो अपने व्यूज़ दे दें। डॉक्टर अवस्थी ओके, थैंक यू सर। जी। डॉक्टर तनेजा नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ठीक है, आप बताइए कैसे हैं? हाँ मैं ठीक हो गया, आप बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ना ये चूंकि मुझे एक सिलेबस हमने देखा था और इफ आई रिमेम्बर इट, दिस इज द सेम सिलेबस व्हिच इज सर्कुलेटेड टू अदर यूनिवर्सिटी इन द यूपी। एम आई करेक्ट? या वी आर जी हैविंग ए कॉमन मिनिमम सिलेबस फॉर सिलेबस ऑल यूपी हाँ, यूनिवर्सिटीज। तो ये सिलेबस हमने अभी देखा था सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से। मैं वहाँ की गवर्नमेंट उसमें बॉडी में हूँ। तो इसमें क्योंकि वो मीटिंग हो नहीं पाई, पोस्टपोन हो गई। एक चीज मुझे जो थोड़ा सा लग रहा था, इसमें रिसर्च प्रोजेक्ट डाला हुआ आपने, लेकिन वो जो कंटेंट है दैट इज नॉट अ रिसर्च प्रोजेक्ट। अगर आप देखें तो आपने डाला हुआ रिसर्च प्रोजेक्ट। कौन से ईयर में? थर्ड ईयर में?
सेकेंड ईयर थर्ड ईयर दोनों में है। हाँ हाँ एक थर्ड ईयर फाइनल ईयर तो में ही है, है, फाइनल फोर्थ ईयर ईयर में, में भी है। फाइनली फाइनल ईयर में। हाँ डॉक्टर Final. आरती आप भी इसमें कुछ हाँ तो इसमें तो रिसर्च से रिलेटेड प्रोजेक्ट कुछ है ही नहीं। दैट इज द एस्टिमेशन है, एनालिसिस है, दैट इज नॉट ए रिसर्च प्रोजेक्ट। रिसर्च प्रोजेक्ट इज समथिंग एल्स। या तो आप नॉमेनक्लेचर कुछ चेंज कर सकते हैं इसमें, अगर पॉसिबल हो तो। वो रिसर्च प्रोजेक्ट को किसी एंगल से नहीं लग रहा है। सभी को नमस्कार। मैं थोड़ा सा इसे कुछ कहना चाह रहा था। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ मिश्रा हाँ हूँ, जी जी एसोसिएट प्रोफेसर लाइफ साइंसेस। जी हाँ, जी सभी को नमस्कार। नमस्कार। तनेजा साहब ने खैर बड़ी अच्छी से अपनी पूरी बात रख दी है, और श्रीवास्तव सर ने भी एंड आरबी सिंह सर ने भी। जो ये जो वाला पार्ट है, दो चीज़ों पे मुझे बस कहना था। एक तो सर ने बड़ा अच्छा कहा कि इसको एज इट इज हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसको सर ये भी हम लोग ध्यान में रख के चल रहे हैं, क्योंकि बहुत संभावना ये है कि हम लोग अगले साल से हम लोग सेमेस्टर सिस्टम में जाएंगे। तो इसलिए अभी इस पे हमें बहुत ज़्यादा इसको हम स्ट्रेस में ना लें कि हमें अभी से इसको अगर हमने एज इट इज़ ले लिया तो आगे हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। मोस्ट लाइकली ये सेमेस्टर सिस्टम में स्प्लिट हो जाएगा, बहुत संभावना है, और मतलब होना ही है। एक्चुअली एज पर एनईपी भी इसको होना ही है। तो पहली चीज़ तो ये है। और जो दूसरा क्वेश्चन था, ये इसके पहले जो डिस्कशन था आईटी वाला, आईटी स्किल वाला, मेरा सजेशन है डॉक्टर साहब इसको जरूर रखिए आप। इसको चाहें तो थोड़ा सा जो ठीक। इसका क्या बोलें, जब सिलेबस में डिफाइन करें तो उसको बहुत इलेबोरेट ना करें, ताकि जो टीचर कंसर्न है उसको भी वो तो बहुत गुंजाइश भी स्ट्रेस नहीं ना है। हो, और जो हमारा जो हाँ जी हाँ जी हाँ, तो जो हमारा स्टेक होल्डर है, स्टूडेंट है, उसे भी बहुत स्ट्रेस ना हो। अब ऐसा ना हो कि पता चले किसी कंप्यूटर साइंस वाले को बुलाना पड़ जाए पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ाने के लिए, तो उसको लाइट वे में। और जो सर ने न्यूमेरिकल वाला बोला कि वो मैं भी देख रहा था, कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है वो। हाँ, क्योंकि मुझे याद है कि हम लोग भी जब बीसी के टाइम में थे तो हम लोग महीने भर न्यूमेरिकल ही सीखते रहते थे। तो वो तो रखना मस्त है, और स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर में ही रख लें। और चूंकि 30% का आपके पास स्कोप है, तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा उसको एड ऑन करने में, क्योंकि हम कोई चीज़ एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं, तो एड ऑन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद अभी बात हो रही थी कि सर ने बोला ये प्रोजेक्ट वाला, रिसर्च प्रोजेक्ट वाला, तो सर उसकी टर्मिनोलॉजी पे एज सच ना जाएं हम लोग। अब जैसे कि बीएससी का बच्चा रिसर्च प्रोजेक्ट क्या बना सकता है, कुछ एनालिटिकल कंपोनेंट बना सकता है, या फिर किसी मॉलिक्यूल का एस्टिमेशन के बारे में एक अपना आइडिया प्रेजेंट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के उसी को रिसर्च प्रोजेक्ट या डिजर्टेशन टर्म जो भी नाम देना चाहें। तो हम जो मुझे लगता है जो एक कंफ्यूजन जा रहा है कि रिसर्च टर्म की वजह, रिसर्च प्रोजेक्ट की वजह से, वो हम लोग उसको रिसर्च वर्ड पे ना जाएं। रिसर्च प्रोजेक्ट की जगह उसको उसमें ना प्रोजेक्ट, जाएं। उसको से प्रोजेक्ट मान के चलें। हाँ, उसको डिजर्टेशन ले सकते हैं, उसको डिजर्टेशन वर्ड यूज कर सकते हैं। कई एक यूनिवर्सिटी में डिजर्टेशन वर्ड ही यूज किया गया है। और उसके नॉमेनक्लेचर पे इसलिए ना जाएं कि मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे को कोई प्रोजेक्ट बनाना है, सैंक्शन कराना है, वो हाँ वो मैंडेटरी नहीं रहेगा। हाँ, बस मेरा ये सजेशन था। मुझे 2-3 चीजें जो समझ में आ रही थी। अच्छा अच्छा, नहीं तो इसकी जगह पे डॉक्टर साहब अगर आप यूज करना चाहो, क्योंकि उसमें जो सिलेबस है, जो कंटेंट आपने दिया है, उसमें एस्टिमेशन वगैरह दिया, तो एनालिसिस कर दो उसको, एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या एनालिसिस ऑफ जनरल कंपाउंड्स करके छोड़ दो आप। क्योंकि वो तो क्योंकि ये ना, हाँ बिल्कुल अच्छा सजेशन है। हाँ, और बाकी ये तो मुझे हमने, चूंकि हमने सीसीएस का मीटिंग नहीं हो पाई, लेकिन हमने पूरा सिलेबस देखा था, तो 30% आपको तो ऑप्शन है ही, किसी भी स्टेज पे चेंज कर सकते हो। तो एज सच अप्रूव किया जा सकता है, और अगर कभी जरूरत पड़े तो नेक्स्ट ईयर या लेटर ऑन यू कैन मॉडिफाई 30%। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, आपका सजेशन है कि अभी एज सच जी, ये स्कोप हमेशा रहेगा आपके पास। अच्छा, आपका सजेशन ये है डॉक्टर अवस्थी कि अभी एज सच इसको अप्रूव कर लें, फिर बाद में जैसे जैसे हम लोगों को आगे बढ़ेंगे, हम लोगों को जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आएगी उसके हिसाब से हम लोग उसको मॉडिफाई करते जाएंगे। उसको मॉडिफाई कर लो, वो तो आपके यहाँ एकेडमिक काउंसिल होती है, उसमें रेक्टिफाई होता है सब। हाँ हाँ, सबके यहाँ यही प्रोसेस है। जी 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 जी। आरती मैडम, आप कुछ ऐड कर सर, कुछ मेरे इसमें थोड़ा सा एक मेरा भी इनपुट ये रहेगा
कि वैसे तनेजा सर ने और अवस्थी सर ने कहा है, लेकिन जो आपका एक पॉइंट था कि कुछ-कुछ चीज़ें आप ऐड ऑन करना चाहते थे, तो क्योंकि जो आपका इस बैच का बच्चा आएगा 2021 का, उसके साथ आपका यही सिलेबस उसके एंड बीएससी के एंड होने तक चलेगा। तो बजाए कि मतलब इसको एज़ इट इज़ करने के जो आप टॉपिक सोच रहे हैं कि इम्पोर्टेंट है और इन्हें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, मुझे लगता है उनको थोड़ा-सा अमेंडमेंट करते हुए बच्चे के हित के लिए, क्योंकि सर 2 इश्यूज़ हैं। एक तो अभी हम लोगों को बच्चों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं मिल रही है और बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स अगर हम लोग मिस आउट कर जाते हैं, तो फिर थोड़ा-सा उनको नुकसान हो जाता है आगे में। तो सर वो वाला पार्ट आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं उसमें, तो क्योंकि ये न्यूमेरिकल, सिलेबस जो हाँ जी, न्यूमेरिकल वाला पढ़ वो पैराडॉक्स वाला पार्ट, फंडा होल कांसेप्ट हाँ जी, हाँ 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 जी, फंडामेंटल, हाँ क्योंकि जी, वो फंडामेंटल केमिस्ट्री में ही आता है, फंडामेंटल्स है, बिल्कुल, और बिना उसके हमें लगता है कि फिजिकल केमिस्ट्री तो आगे बढ़ती ही नहीं है जब तक उसको बिल्कुल, उसके बारे में बिल्कुल। पता नहीं होगा। जी, जी, जी। बल्कि वो सारा जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है बच्चा एमएससी तक और पीएचडी तक जी ले जाएगा अगर जी कंटिन्यू करेगा। जी आगे जी तक पूरा बिल्कुल। जाता है, हाँ, हाँ, जब पूरा तक चलता है। मिलीमोस मोस मोलैरिटी नॉर्मेलिटी निकालना और न्यूमेरिकल उस तरह के रिडॉक्स सेक्शन में तो बहुत अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं, बिल्कुल, तो 1 वो एक नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना, 0.5 नॉर्मल बनाना, वो सब तो मतलब हाँ। आगे तक चलेगा, तो मैं आगे इसमें तक एक चलेगा। एक एक आप लोग सामने एक सजेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग इसमें अपने व्यूज दीजिएगा कि जो फर्स्ट पार्ट में जो सेमेस्टर 1 के फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में जो ऐड करना है, वो उसकी अगर कुछ इस तरीके से कहा जाए, मोल कॉन्सेप्ट, फिर कॉमा करके न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मोल कॉन्सेप्ट, फिर कॉमा करके न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। अगर आप लोग सब इसको अप्रूव करें तो इस पार्ट को हम फंडामेंटल उसमें ऐड करा दें, किसी को रिप्लेस नहीं कराना है कंप्यूटर को, इसको ऐड करा दें आप नहीं, लोग। मेरी सजेशन, मेरे समझ में तो बिल्कुल ठीक सजेशन है और इसको किया जा सकता है। एक बार तनेजा सर से इस पे व्यू ले हाँ, लीजिए। किया जा सकता है, किया जा से- सकता है। डॉक्टर हाँ आरबी सिंह हाँ साहब, डॉक्टर आरबी सिंह हाँ साहब नहीं ठीक है डॉक्टर साहब, चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। जी। हाँ, अक्षय जी बताइए। डॉक्टर अक्षय, डॉक्टर डॉक्टर अतुल तिवारी, लगता है थोड़ा कनेक्शन। डॉक्टर, हाँ डॉक्टर अक्षय जी बताइए, इसको इंक्लूड कर लें फिर। मेरा तनेजा जी का नमस्कार। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है आपकी। थोड़ा सा कैमरा ठीक कर लीजिए, आपका चेहरा प्रॉपर नहीं दिख रहा है बस। हाँ अब दिख रहा है। मैं थोड़ा सा ये कहना चाह रहा था कि केमिस्ट्री के सिलेबस में हमेशा ये बात रही है कि सिलेबस का है, बहुत बच्चों को डॉक्टर साहब आवाज थोड़ी आपकी क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा जो कैमरा है वो और वो जो अपना हेलो, माइक है थोड़ा सा, हाँ अब आई कुछ क्लियर। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो सिलेबस है केमिस्ट्री का ये बहुत इलोबरेटेड है और बहुत टीचर्स को पढ़ाना पड़ता है और स्टूडेंट्स को बहुत पढ़ना पड़ता है अदर सब्जेक्ट से कंपैरेटिवली। हेलो, हाँ जी, हाँ बोलिए, आ रही है आवाज, आ रही है। हाँ, तो मैं ये चाहता था कि इसमें सिलेबस में थोड़ा-सा कट कर दिया जाए सिलेबस, अगर पॉसिबल हो तो, अगर हम लोगों की पावर में हो। और दूसरी चीज़ मैं कह रहा था, जो एडिशन आप करना चाहते हैं, वो एडिशन आपका ठीक है बात आपकी, लेकिन ऐड करने के बजाय उसको रिप्लेस करिए किसी चीज़ से, क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो वैसे मैं देख रहा हूँ कि सिलेबस में पुराने उसमें हिसाब से है और बहुत अच्छा सिलेबस बनाया है और हर फील्ड को, हर एरिया को ये कवर कर रहा है। तो बस मेरी बात सिर्फ इतनी ही थी कि अगर सिलेबस थोड़ा-सा कम हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, अदरवाइज़ तो जैसा सिलेबस है बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। मैं इसमें कुछ कहना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि ये जो सिलेबस बना है ये सेमेस्टर वाइज बना है। इनफैक्ट ये जो पढ़ाई होनी है बीएससी की वो 6 सेमेस्टर के लिए है, तो हर एक सेमेस्टर में एक पेपर है थ्योरी का और एक पेपर प्रैक्टिकल का है। शासन हमें पेपर का नाम और यूनिट का नाम बदलने का इजाज़त नहीं देती, लेकिन हम उसमें 30% ऐड और डिलीट कर सकते हैं। तो मतलब हम इसे कट नहीं कर सकते, नहीं कट कर सकते हैं आप, लेकिन रिप्लेस करना पड़ेगा।
जरूरी नहीं है रिप्लेस करें, आप कम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर यूनिट ये कहता है कि मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस का यूनिट है, तो वो उसका टाइटल नहीं बदल सकते आप। अच्छा, उसमें ही रिप्लेसमेंट करना इसका रीजन ये रखा गया है कि जब बच्चों का मूवमेंट होगा, सपोज करिए मेरठ से कानपुर जाता है या कानपुर से आगरा आता है, तो उसकी क्रेडिट वो कितने अर्न करके आ रहा है वो डिफाइंड है, तो वो फिर वहीं से पढ़ाई करेगा। मैं आपकी बात समझ गया। वैसे सिलेबस बहुत अच्छा बनाया गया है, हर चीज को एरिया को उसने कवर किया है, तो ठीक है, फिर कोई बात नहीं है, जो बहुत अच्छा सिलेबस है, मैं इसको अप्रिशिएट। डॉक्टर अतुल तिवारी। जी सर, बिल्कुल सही है। जैसा डॉक्टर तनेजा जी कह रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा शासन की जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, विश्वविद्यालय की भी नहीं हमारा चाहता है कि इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हों। तो इसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर में दिया है वो एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल दिया है, फोर्थ सेमेस्टर तक एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल है। आपका फिफ्थ और सिक्स में 2 थ्योरी और एक प्रैक्टिकल हो रहा है, और उसी में रिसर्च प्रोजेक्ट आ रहा है। तो बाकी में तो एक ही थ्योरी और एक प्रैक्टिकल है। तो हम तो इसके जो भी बनाया है वो मुझसे पूर्ण सहमत है सर। और एक बात और डॉक्टर साहब ध्यान रखना पड़ेगा, बच्चे पे लोड तो बढ़ रहा है, क्योंकि अगर आप पूरा एज सच बीएससी का सिलेबस देखें तो वो 3 कोर कोर्स लेगा। 3 कोर कोर्सेज में 2 कोर कोर्स तो फैकल्टी के होंगे और एक बाहर का भी ले सकता है, उस फैकल्टी का भी ले सकता है। प्लस जो वो अब स्टडी करेगा वो एक स्किल कोर्स करेगा जो कि अभी तक नहीं करता था। प्लस एक पर्सनैलिटी का कोर्स है जो कि हर सेमेस्टर में उसको दिया गया है, 6 डिफरेंट कोर्सेज। अभी एक वो सिर्फ कल्चर या एनवायरनमेंट पढ़ता था, अब वो 6 पढ़ेगा। तो पढ़ाई तो बढ़ रही है उसके लिए। अब जो क्वालिटी आ रही है बच्चों की और जो सीरियसनेस है वो कैसे बढ़ेगी, ये अलग प्रश्न है। लेकिन फिलहाल अभी उस पे बर्डन तो बढ़ेगा और टीचर्स पे भी बढ़ेगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मैंने सजेशन दिया था कि वो न्यूमेरिकल पार्ट ऐड करें, क्योंकि बर्डन ज्यादा है, तो मैं उसको एज सच ही रखूं, फिर उसको अननेसेसरी किसी चीज को और बढ़ाऊं नहीं। उसमें जैसे आप चेंज करेंगे तो फिर उसके चैप्टर के हिसाब से, पॉइंट के हिसाब से आपको बुक भी सजेशन करना पड़ेगा उस चैप्टर के। नहीं, बुक तो खैर बहुत अवेलेबल है, ऐसा नहीं, लेकिन हमें लगता है कि बच्चों पे लोड पे ज्यादा बढ़ेगा, लोड बढ़ जाएगा अननेसेसरी। एक वेल डिजाइन है, काफी एक थॉटफुल प्रोसेस के बाद आया है। तो मान लीजिए आगे बोर्ड ऑफ स्टडीज में फिर जाके चेंज कर सकते हैं, तो क्या दिक्कत है। तनेजा जी भी इस बात से सहमत है। ठीक है, तो मैं सबसे अब वर्षा जी आप कुछ कहना चाहेंगी? सर मुझे लगता है आपका सजेशन बहुत अच्छा है, मैं तो उसके फेवर में हूँ, चाहे प्रैक्टिकल के पार्ट पे पढ़ाएं या थ्योरी के पार्ट पे पढ़ाएं, क्योंकि बच्चे को ये सब चीज़ें तो आनी चाहिए सर। मतलब मेरा तो यही है कि चाहे आप प्रैक्टिकल पार्ट पे उसको इनकॉर्पोरेट कर दें, जिसको रिसर्च प्रोजेक्ट का नाम दिया गया, एटलीस्ट ही विल लर्न टू प्रिपेयर सॉल्यूशंस, ही विल लर्न हाउ टू प्रिपेयर व्हाट आर द मोल कांसेप्ट्स इन डिटेल, व्हाट आर द रेडॉक्स रिएक्शन। सर मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे, चाहे थ्योरी पार्ट पे या प्रैक्टिकल पार्ट पे या जो रिसर्च प्रोजेक्ट के पार्ट है उसमें इसको आना चाहिए। थ्योरी पार्ट में वो मैडम एडेड है, वो एक प्रैक्टिकल पार्ट है, मैंने देखा उसमें सिलेबस में, तो एक जगह है जो जहाँ पे वो टाइटेशन करवा रहे हैं, तो उसमें तो वो एडेड है। प्रैक्टिकल पार्ट में तो एडेड है, थ्योरी पार्ट में नहीं। लेकिन अगर ये ऐड करेंगे तो ये न्यूमेरिकल पार्ट ऐसा है जो स्टूडेंट को थोड़ा सा, कुछ स्टूडेंट इसमें परेशान रहते हैं, मैंने देखा है कि मोल कॉन्सेप्ट और ये सब चीज़ें थोड़ा एक टाइम कंज्यूमिंग भी है बच्चों को में। तो अब वो आप लोगों का सजेशन के हिसाब से, आप जैसे कि अगर मैं इसको ऐड करूँ तो थोड़ा बच्चों पे लोड बढ़ेगा, ये तो डेफिनेट है। अभी जैसा तनीजा साहब बता रहे थे कि सिर्फ उसको अपने ही सब्जेक्ट से नहीं, दूसरे उससे भी और भी बहुत सारा, तो क्या ये ठीक रहेगा कि हम बच्चे का लोड बढ़ाएं? ये एक क्वेश्चन जरूर एक खड़ा हुआ है। हालांकि टॉपिक तो बहुत अच्छा था। मैं नहीं चाहता हूँ कि बच्चे को लोड बढ़ाया जाए, क्योंकि केमिस्ट्री में बच्चे पर ऑलरेडी बहुत रहता है। ठीक, तो मैं आपसे आप कह रहे हैं कि उस टॉपिक को अगर रिप्लेस करेंगे तो वही टॉपिक लेना पड़ेगा। हाँ जी जी, तो वो उसमें मैच नहीं कर रहा। हाँ, क्योंकि वो किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएगा, वो यहाँ पढ़ सकता है, हो सकता है आगे साउथ में पढ़े जाके या कहीं पे पढ़े, तो वो मैचिंग होना चाहिए क्रेडिट सिस्टम में। तो मैं सबसे इस बारे में एक कंक्लूडिंग व्यू लेना चाहता हूँ कि
इस सिलेबस को एज सच हम लोग ले लें और फिर आगे जैसे बढ़ेंगे हम लोग आगे, हम लोग को अगर कोई और प्रॉब्लम आती है। हाँ अक्षय जी कुछ बोल रहे हैं? अक्षय जी आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, प्लीज वो माइक को थोड़ा करीब करिए। ईयर का आप अभी इस समय एज इट इज एक्सेप्ट कीजिए, जी जी। और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर को मीटिंग अब जब कोरोना खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर बैठ कर आराम से डिस्कशन। हाँ वो अभी तो शुरुआत तो फर्स्ट ईयर ही होगी, फिर आगे लागू हो तो पहले तो फर्स्ट ईयर में लागू होगा, फिर आगे बोर्ड ऑफ स्टडीज की तो हर साल और कई मीटिंग हो सकती करके उसको किया जा सकता है जो कुछ भी है। तो मैं इस बारे में आपसे सबसे सजेशन लेना चाहता हूँ, सबसे एक बार कंक्लूडिंग रिमार्क की सिलेबस को एज सच एक्सेप्ट कर लिया जाए, और उसके बाद फिर जैसे जैसे कोई प्रॉब्लम आएगी, इरप्ट होगी, तो हम लोग फर्दर बोर्ड ऑफ स्टडीज की जो मीटिंग होगी उसमें जो भी मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा वो अकॉर्डिंगली कर लेंगे। मैं सबसे चाहता हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आरबी सिंह साहब से, आप इसमें। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा भी यही व्यू है कि आप इसको एज सच एक्सेप्ट कर लीजिए, और फिलहाल फर्स्ट ईयर का इन टोटो मान के, और बाकी सेकंड ईयर थर्ड ईयर के लिए हमारे पास टाइम रहेगा, फिर आगे भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे हिसाब से ठीक है सर, कर लीजिए आप, जैसे सब लोगों ने भी यही कहा है। ठीक ठीक। डॉक्टर तनेजा साहब। हाँ डॉक्टर तनेजा साहब। यस यू कैन एक्सेप्ट इट एज सच। ओके ओके। अवस्थी जी, डॉक्टर अवस्थी सर। डॉक्टर अवस्थी जी चले गए? हाँ, नहीं डॉक्टर साहब जी डॉक्टर साहब, एक चीज मुझे और याद आ गई है, जो फर्स्ट ईयर में आपने रखा है न्यूक्लिक एसिड, जी उसकी जगह पे कर दो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड कर दो, क्योंकि जो न्यूक्लिक एसिड है वो हम लोग एमएससी में पढ़ाते हैं। हाँ तो अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट कर दोगे ना, तो जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड या कार्बोहाइड्रेट, अच्छा हाँ बस बेसिक वर्ड आउट। अच्छा बेसिक वर्ड, थोड़ा टर्मिनोलॉजी में चेंज आते हैं, ठीक है। उसमें ये है ना कि आपको बहुत सुपरफिशियल पढ़ाना पड़ेगा, बहुत डीप में नहीं जाना। हाँ, ये जेनेसिक टर्म चेंज है वो। और एक और सजेशन है डॉक्टर साहब, जैसे आपने मोल कॉन्सेप्ट बताया है, जी दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द रीजन इज बहुत आप एमएससी, हम तो एमएससी में अपने यहाँ देखते हैं बच्चों से, उनसे कह दो 10 सोल्यूशन बना दो, अगर हमारा लोकल आदमी तो बना देता बच्चा, लेकिन जो बच्चे बाहर से आते हैं वो ब्लैंक। जी तो ये तो कॉन्सेप्ट बाहर अगर तो ये पूरा सेमेस्टर जो है उनके यहाँ मोल कॉन्सेप्ट पर ही है, टोटल पूरा सेमेस्टर। जी तो ये बहुत जरूरी, ये आप कहीं आप डाल दो इसमें कोई, और बच्चा ऐसा ना, अब तो ये क्योंकि इन्होंने अडॉप्ट किया है वेस्टर्न स्टाइल में, अच्छा तो कोर्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, कोर्स तो बढ़ना ही बढ़ना है। अच्छा, तो आपका सजेशन है कि फर्स्ट ईयर में इसको डाल दें, जो फर्स्ट सेमेस्टर है इसमें मोल कॉन्सेप्ट करके डाल दें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको मान लो कि बच्चा प्रैक्टिकल कर रहा है, उसे N/10 सोल्यूशन बनाना है, उसको पता है N/10 सोल्यूशन करना। जी ठीक है, आप उसको डाल दीजिए, कोर्स पढ़ने दीजिए, कोर्स चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब बच्चे जिसको आपने, इसीलिए ये जो एनईपी डालता है, जिसको नहीं पढ़ना हो पहले साल चला जाए, उससे कैरियर बना, जो फर्स्ट ईयर जाएगा सर्टिफिकेट, दूसरे जाएगा डिप्लोमा, तीसरे डिग्री, चौथे में रिसर्च। मैं इस बारे में फिर एक बार फिर आरबी सिंह साहब से राय ले लूं कि क्या इसको इंक्लूड कर लें। जी कर लीजिए सर। डॉक्टर आगे अगर लड़का जाएगा तो उसे बात तो सही है कि चाहे उसको कितनी नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन बनाना है, क्या करना है, ये बेसिक नहीं पता होता। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री का जो बेस है वो यही है, मोल कॉन्सेप्ट। नहीं, रिसर्च में भी सर आगे चल के हर जगह वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े, वो आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़े, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े, जब तक उसको मोल कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा आगे तो वो कुछ भी नहीं है। सही बात। न्यूमेरिकल पार्ट में हमेशा वो मुश्किल होगी। मैं डॉक्टर तनीजा साहब से भी ये चाहूंगा कि इस पे अगर मोल इस पे ऐड करने के बारे में कुछ ऐड कर सकते हैं आप। ये छोटा सा एक कंसेप्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है, यू कैन ऐड इट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, डॉक्टर आरती। जी सर, बिल्कुल ठीक है सर, इसको ऐड कर लीजिए, काफी बेनिफिशियल रहेगा बच्चों के लिए। बाकी सब ऐसे एज सच पूरा एक्सेप्ट करें। बिल्कुल। डॉक्टर अक्षय ने तो पहले ही अपने व्यूज दे दिए। डॉक्टर अक्षय, आप जल्दी से कंक्लूडिंग।
ठीक है, जो सब लोग कहेंगे वो ठीक है। ठीक नहीं, मैं तो पहले से कह रहा हूँ सिलेबस बहुत अच्छा है। जी नहीं, सिलेबस तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं इसमें। डॉक्टर अतुल? हाँ बिल्कुल सर, सहमत हूँ सर आपके साथ। और ऐड इसको कर लीजिए। बस मोल वाला कंसेप्ट आप एक्सेप्ट कर लीजिए और ठीक बस वो ऐड कर देते हैं। जी। डॉक्टर सिद्धार्थ मिश्रा। डॉक्टर सिद्धार्थ। हाँ डॉक्टर हाँ सिद्धार्थ सर, एक्चुअली बात वहीं पे आ गई है। हाँ हाँ सर, अच्छी बात है और हाँ अवस्थी जी ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिखाया। और हेलो, हाँ आवाज़ नहीं आ रही सर? हाँ जी, हाँ हाँ, बोलिए नहीं आपकी अवस्थी आवाज आ सर रही ने है। बड़ा अच्छा पॉजिटिव नहीं, आ रिस्पांस रही दिया है है आपकी आवाज। और मेरा भी शुरू से ये डॉक्टर सजेशन था कि मोलर कॉन्सेप्ट्स को ऐड कर इसको ऐड कर लें। और सर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा और कोई बहुत ज़्यादा जी। हाँ खैर वो कोई आना बहुत चाहिए एक्चुअली। डॉक्टर साहब बच्चे एक और फायदा डॉक्टर अवस्थी जी कुछ ऐड करें। हाँ ज़्यादा स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा। मोलर कॉन्सेप्ट को ऐड करके रेस्ट ऑफ द सिलेबस को एज इट इज अप्रूव कर लीजिए। श्रीवास्तव जी। हाँ जी बोलिए। हाँ, इसमें एक फायदा और आपको हो जाएगा, जो आपने डाला हुआ है उसमें डिफाइन नहीं है, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट कर खत्म हो जाएगा, एडअप हो जाएगा उसी कोर्स में। डॉक्टर साहब आपकी आवाज 1 मिनट जरा। डॉक्टर अतुल अपना जरा माइक वो आप जरा म्यूट हो जाइए आप प्लीज। जी सर। डॉक्टर अतुल हाँ म्यूट हो जाइए प्लीज डॉक्टर अतुल। हाँ अब डॉक्टर अवस्थी आप बोलिए, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, अब बोलिए सर। डॉक्टर अतुल तिवारी। हेलो। हाँ आप हेलो। बोलिए सर। हाँ डॉक्टर अवस्थी जी बोलिए। जैसे आप मोल कॉन्सेप्ट ऐड कर देंगे हाँ तो अगर सपोज कर लो आपका 10% ऐड ऑन हो गया ओवरऑल सिलेबस में, जी तो उधर न्यूक्लिक एसिड की चीजें जो बात की हैं वो सब डिलीट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। बेसिक अच्छा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रह जाएगा, हाँ तो क्योंकि बेसिक आपका सिलेबस मेकअप हो जाएगा। ठीक है तो वो ऐड किए दे। ठीक जी मेरे ख्याल से बाकी सब लोग। और डॉक्टर वर्षा जी से पूछ रहे हैं। डॉक्टर वर्षा जी। सर मैं तो शुरू से ही एग्री कर रही हूँ। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो हम लोग अब इस कंक्लूजन में पहुंच गए कि जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके फर्स्ट पार्ट में जो फंडामेंटल है उसमें मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट एक ऐड करते हैं और बाकी सिलेबस को एज सच एक्सेप्ट कर लें। और उसके बाद फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जो भी हम लोग के सामने डिफ़िकल्टीज आएंगी वो हम लोग फिर आगे फर्दर बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की मीटिंग में आगे देख के उससे मॉडिफाई कर लेंगे। मेरे ख्याल से सब इससे एग्री कर रहे होंगे। बिल्कुल ठीक। जी सर बिल्कुल। तो आज की मीटिंग फिर यहाँ पे आपसे समाप्त करने की आज्ञा चाहूँगा मैं। आप सबका थैंक यू डॉक्टर। आपका सबका बहुत बहुत आभार आप लोगों ने। और तनीजा जी तो अभी कल बात हुई थी तो बीमारी से उठे हैं, मैं बहुत जल्दी वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएं उसकी कामना करता हूं। और सब लोग जो ये पैंडेमिक चल रहा है इसमें सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, उनका पूरा परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे, इस कामना से और इसी नोट पे मैं इस मीटिंग को खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू सर। मैं तनेजा सर से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। सर तनेजा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए अगर किसी सिलेबस में मान लीजिए 3 ऑप्शनल पेपर्स हैं, मतलब नॉट फॉर केमिस्ट्री, और एक चौथा ऑप्शनल पेपर वो इनकॉर्पोरेट करना चाहें, क्रेडिट सेम रहेंगे क्योंकि बच्चा कोई भी एक ही ऑप्शनल पेपर लेगा, तो वो ऐड किया जा सकता है क्या? नहीं, डिग्री में नहीं कर सकते। तो ऑलरेडी जो कोर्स स्ट्रक्चर बन के आया है ग्रेजुएशन का, उसमें 3 तो वो लेगा सिलेबस जो कोर्स होंगे, जो कोर कोर्स कहलाएंगे। दैट 2 हैज टू बी फ्रॉम द सेम फैकल्टी, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या लॉ हो या साइंस हो। 1 कैन बी फ्रॉम अदर फैकल्टी ऑल्सो। जैसे कि अगर साइंस का बच्चा है तो वो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। और बाकी 6 पर्सनैलिटी के कोर्सेज हैं, वो डिफाइंड है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। और जो वोकेशनल कोर्सेज हैं उसमें ये एज एन ऑप्शन कि कोई भी वो ले सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द लोकल नीड्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉलेजेस। ओके सर। एक क्वेश्चन मुझे भी पूछना था सर, तनेजा सर।
हाँ जी मुझे सर। भी मुझे भी एक क्वेश्चन ये पूछना था कि ये क्रेडिट का कैलकुलेशन किस मेथड से है? ये क्रेडिट जैसे हमेशा नंबर ऑफ आवर्स यू आर टीचिंग, सो इट इज ऑलमोस्ट 15 आवर्स का एक क्रेडिट होता है। तो अच्छा अगर अगर जैसे 3 क्रेडिट का कोर्स है, तो जी, दैट मीन्स यू आर टीचिंग 3 लेक्चर्स पर वीक। ओके, तो इट वर्क्स आउट 90 डेज का एक सेमेस्टर हुआ, हम्म, तो इट वर्क्स आउट टू बी लाइक दैट, एग्जाम वगैरह सब टाइम निकाल के, मतलब 15 लेक्चर यूजीसी बोलती है, तो एक क्रेडिट होता है। ये अगर कोई बच्चा एक सेमेस्टर करता है तो ये उसको क्या पूरे क्रेडिट मिल जाते हैं 4+4? हाँ, अब उसको क्या है कि वो 1 साल के बाद उसके पास ऑप्शन होगा, वो जी छोड़ के जैसे नौकरी में चला गया जी या वो पढ़ाई नहीं करना चाहता, तो हमने उसको 1 साल बाद एक सर्टिफिकेट कोर्स दे दिया। उसने एक जी साल का बीएससी में, 1 साल में जो भी उसने कोर कोर्सेज लिए, हमने उसको सर्टिफिकेट दे दिया। अब वो 2 या 3 साल बाद फिर आता है कि मैं सेकेंड ईयर ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो जी यूनिवर्सिटीज उनको अलाउ करेगी, क्योंकि हम्म, उसने वहां पे हर सेमेस्टर के क्रेडिट्स हैं और हर ईयर के क्रेडिट्स हैं, उतने वो अर्न कर चुका है। तो वो क्रेडिट लेके यूनिवर्सिटी में जाएगा, उसको देख के यूनिवर्सिटी उसको सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन देगी, तो वो सेकेंड ईयर पूरा करेगा। ये इसी हम तरह लोगों की जो मार्किंग होगी, इसमें डॉक्टर साहब ऐसा ना इन एंड आउट प्रोग्राम रखा गया है इस न्यू बिल्कुल पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी। बिल्कुल। मार्किंग जो हम लोग करेंगे एग्जामिनेशंस में, उससे उनका क्रेडिट का कोई रिलेशन है? नहीं, मार्किंग तो हर पेपर 100 मार्क्स का है, जी, उसमें 70 तो एक्सटर्नल है और 30 इंटरनल असाइनमेंट्स होंगे। 25 है मेरे ख्याल से सर, 25 एंड 70, 25 एंड 70 20, हाँ सॉरी, 25 एंड 75। तो जी 75 एक्सटर्नल जैसे अभी होता है, जी और 25 इंटरनल। ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा। आप असाइनमेंट्स ले लीजिए, आप होम असाइनमेंट्स दे सकते हैं, कुछ यूनिट टेस्ट करवा सकते हैं, मॉक टेस्ट करवा सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हैं। इट्स अप टू यू, फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। एनी अदर डॉक्टर क्वेश्चन? डॉक्टर साहब जी जी मुझको ऐसा लग रहा है कि ये जी थोड़ा थोड़ा क्रेडिट वाला जो सिस्टम है डिस्टेंस से भी काफी मिलता जुलता है, क्योंकि डिस्टेंस में भी हमारे यहाँ पे क्या होता है कि 70 मार्क्स का थ्योरी रहता है और 30 मार्क्स का असाइनमेंट रहता है। तो असाइनमेंट तो बच्चे को साल भर पहले मिल जाते हैं, क्वेश्चन पेपर्स वगैरह, तो वो घर से तैयार करके लाता है। तो कुछ कुछ वही पैटर्न ये लोग लाए हैं। अब वो 25 को हम अपने हिसाब से कर लेंगे, वही जैसे बताया डॉक्टर साहब ने कि भाई ग्रुप डिस्कशन कर लो या कोई आप क्विज करा लो, कुछ तरीके से करा लो, ताकि उसको 25 इंटरनल दे के 75 का थ्योरी का पेपर लेंगे। डिस्टेंस में भी हमारे यहाँ जो राशि टंडन चल रहा है उसमें भी इसी तरह का सर सिस्टम है, वहां भी क्रेडिट है, और क्रेडिट का मतलब ये है कि इतने आवर्स की टीचिंग हमने की है तो वो एक क्रेडिट के बराबर माना जाएगा। मेरे ख्याल से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो अब सब जगह ग्रेजुएट सिस्टम ही आएगा। जो चल रहा है वो सब जगह, जो वोकेशनल कोर्सेज चल रहा है उसमें भी ग्रेजुएट सिस्टम है। तो मुझे लगता है सब जगह हो जाएगा सब, चाहे वो वैसे हो या यूनिवर्सिटीज में हो कहीं पे। तो आप लोग मीटिंग में आए सबका मैं बहुत आभार प्रदर्शित सर करता हूँ। एक आप छोटा सबका सा हाँ प्रश्न और हाँ है जी सुधीर सर, जी एक हाँ एक बोलिए छोटा बोलिए सा प्रश्न और है जी जी सर। जी जैसे ये मेरा आपसे ही है सर, जैसे कि अभी साइंस की जो बीओएस चल रही हैं, हम्म जैसे आज मॉर्निंग में मैथमेटिक्स की थी, जी तो सर एज साइंस डीन सर आपको सर हाँ सभी मीटिंग्स में रहना रहना होगा ना? क्या क्या कैसे नहीं, होगा? मुझे 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 इन्फॉर्म नहीं किया गया, तो मैं नहीं हूँ ऐसे, क्योंकि बोर्ड ऑफ स्टडीज तो अलग हो सकता है कि हो आपके उसमें, लेकिन मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया, तो मैं केमिस्ट्री क्योंकि से सर अभी कल मतलब शाम को जब वीसी सर वाली मीटिंग चल रही थी, मैं तब भी ये हाँ सोच रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि आप रहेंगे, लेकिन कोई आया नहीं। फिर आज मैंने एक दो लोगों से चर्चा की, मैंने कहा डीन का तो रहना जरूरी है, एक्चुअली तो मुझे अगर किसी ने इन्फॉर्म कन्वीनर और नहीं किया। डीन हाँ हाँ, वैसे दोनों होना ही चाहिए, हैं। क्योंकि हाँ वैसे हाँ मैं होना, लेकिन मुझे लगता है आजकल इतनी होंगी, सुबह शाम तक मैं मीटिंग अटेंड करता रहूँ। खैर एनीवेज एनीवेज वो कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आज भी कुछ मीटिंग थी मैथमेटिक्स में, वो हमारे कॉलेज से ही हैं,
तो मीरा श्रीवास्तव जी, तो कल उनसे बात हुई थी, लेकिन क्योंकि मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया तो फिर मैं अपनी केमिस्ट्री में बिजी रहा। मैं और अपने कोलीग से लोकल लेवल पे मैंने बहुत कॉलेज के टीचर्स से कांटेक्ट किया है और उनसे बहुत सारे व्यूज़ लिए। फिर आगे जब बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की मीटिंग में जब कभी कोई ऐसा मॉडिफिकेशन होगा तो फिर सारे लोग सबसे डिस्कशन होगा उसमें फिर आगे। तो मेरे ख्याल से हमारे ईडीपी सर के मेंबर्स हैं इसमें आएंगे, तो वो आपको एक इंटीमेशन भेज देंगे और मेरे ख्याल से जरूरी है आपकी प्रेजेंस, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। अगर भेज देंगे तो मैं जरूर ज्वाइन करूंगा, फिर जरूर ज्वाइन करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, इसको नोट में ले लेते हैं और आपके पास इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो इसी नोट पे फिर मैं ये मीटिंग आप लोग खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से इजाजत चाहूंगा और सबका बहुत बहुत आभार कि सबने टाइम निकाला और सब लोग खुश रहें और स्वस्थ रहें, इस कामना के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार।